आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि जी स्केयर वेइंग, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी? अच्छा जबरदस्त। A skier weighing 90 kg starts from rest down a hill inclined at 17 degree. He skis 100 meter down the hill and then coasts for 70 meter along level snow until he stops. Find the coefficient of kinetic friction between the skis and the snow. What velocity does the skier have at the bottom of the hill? तो वो क्वेश्चन बहुत सादा सा है कि एक स्कीयर है जिसने जो है वो स्कीइंग स्टार्ट की, आइस स्कीइंग स्टार्ट की है और शुरू में जो है वो एक हिल से मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो जाहिर बात है चूंकि हिल पे से नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है तो बड़ी तेजी के साथ आएगा और फिर जब वो नीचे आता है तो वो कहता है कि तकरीबन 100 मीटर जो है वो डाउन द हिल वो मूव करता है और फिर 70 मीटर जो है वो लेवल स्नो के ऊपर, यानी पहले वो हिल के ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है, फिर एक सीधी वो लेट्स से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 70 मीटर तक मूव करता है और फिर उसके बाद वो रुक जाता है। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा बिटवीन द स्कीज एंड द स्नो, और दूसरी बात हमने ये बतानी है व्हाट वेलोसिटी डज द स्कीयर हैव एट द बॉटम ऑफ द हिल। इससे पहले कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करें एक छोटी सी चीज है जो डिस्कस कर लेते हैं और उससे फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स से इनफैक्ट दो आपसे क्वेश्चन भी हैं अगर आप बता सकें। लेट्स से मेरे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है इस तरह से, और इसके ऊपर मैं एक बॉक्स को प्लेस करता हूँ। लेट्स से ये मैंने बॉक्स को प्लेस कर दिया। अब न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त फिलहाल जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी। सबसे पहले तो इसका वेट होगा जो वेट के डायरेक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, उसको मैं नाम दे देता हूँ mg, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रही होगी आपके ख्याल में दोस्तों? अगर ये रेस्ट की हालत में है तो एक और फोर्स होगी, और वो कौन सी फोर्स होगी? रिएक्शन फोर्स। जिसको मैट्रिक एफएससी के अंदर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये टिपिकली क्या होती है, एफएन जो होती है वो किसके बराबर होती है? mg के इक्वल होती है। अच्छा, अब एक जरा इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, और ट्विस्ट ये है कि अब ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से लेट्स से मेरे पास पहले जो मेरे पास एक लेट्स से स्मूथ सरफेस के ऊपर या एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ था। अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं इसके बाद ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसका जो वेट होगा वो आपके ख्याल में, मैं आपको दो ऑप्शंस बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा होगा। क्या इसका वेट इस तरफ एक्ट कर रहा होगा या इसका वेट जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा होगा? आपका क्या ख्याल है? मैं इनको पहले नाम दे दूं फिर आपको बताने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, आपके ख्याल में इसका वेट जो है वो किधर एक्ट कर रहा होगा? सर 1 जी, कुछ और दोस्त भी बता दें साथ में। 2 पे आएगा। अच्छा जी, किसी और से भी पता कर लेते हैं। अच्छा जी, अरीज बेटा आप बताओगी किस साइड पे होगा, 1 पे के 2 पे? 1 लग रहा है। अच्छा जी ठीक है। मोहम्मद अनस तौहीद, दोस्त आप बताओगे? सर 1 नहीं है, 1 पे होगा। अच्छा जी, ऑप्शन बहुत सादा सी थी। देखिए वेट जो होता है वो हमेशा किधर होता है? डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि वेट जो होता है वो बिल्कुल सीधा नीचे डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब आपको इसी तरह से दो ऑप्शन और देता हूँ नॉर्मल फोर्स के। आपका क्या ख्याल है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो इसकी इस तरफ होगी, 1 की तरफ होगी, या नॉर्मल फोर्स जो है वो इसकी इस तरफ को है? माजरत लो जी, एक ऑप्शन ये है आपके पास, और एक ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है कि नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। मैं इनको फिर दोबारा नाम दे देता हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ऑप्शन कौन सी वाली ट्रू होगी, 1 के 2। नॉर्मल फोर्स जो अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये हमने इस तरह से ड्रॉ की थी। आपके ख्याल में अब नॉर्मल फोर्स किस तरफ होगी, 1 की तरफ के 2 की तरफ? जी, और इसके लिए हम दावत देते हैं अपने पास प्रोग्राम के अंदर आमना सईद साहबा को। सर 2 पे होगी। अच्छा, आपने कहा जी 2 पे होगी। मोहम्मद तलहा, तला साहब गए हुए हैं सैरी करने। उसके बाद मोहम्मद उस्मान भट्ट साहब 2 पे होगी सर। 2 पे होगी। अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है दोस्तों कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कौन एक्सर्ट कर रहा होता है? सरफेस। और सरफेस हमेशा नॉर्मल फोर्स किधर एक्ट कर पाती है? 90 डिग्री एंगल के ऊपर।
यहाँ पे भी अगर आप सरफेस के साथ एंगल देखें क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो रफली क्या बन रहा होगा सरफेस के साथ 90 डिग्री। नॉर्मल फोर्स हमेशा जो है वो इसीलिए उसको नॉर्मल कहा जाता है ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है, यानी वो एंगल क्या बना रही है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब कुछ फोर्सेस को जो है डिस्कस कर लेते हैं, इनको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर फोर्सेस जो है वो किस तरह डील कर रही होती हैं। सबसे पहले देखें जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड। इसकी अगर मैं दो कंपोनेंट्स बनाने की कोशिश करूं तो मैं ब्लू कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे दोस्तों, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट जो होगा वो दोस्तों किस तरफ होगा, इस तरफ को। ये इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, mg को मैंने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। और अब फिर दोबारा एक दफा आपसे सवाल है, पहले मैं लिख लूं फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछता हूँ। जाहिर बात है इनमें से एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। मजीद अगर मैं कहूं तो एक mg cos थीटा होगा और एक mg जो है वो sin थीटा होगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला mg cos थीटा होगा, कौन सा वाला mg sin थीटा होगा। इसके लिए हम अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जनाब इसरार अहमद साहब को। इसरार अहमद साहब, आप बताएंगे हमें कि ये mg cos थीटा कौन सा होगा और mg sin थीटा कौन सा वाला होगा, 1 क्या होगा और 2 क्या होगा? जी सर। 1 mg sin थीटा होगा और 2 mg cos थीटा। अच्छा जी, आपने ये ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ओके हो गया। अनस तौहीद साहब दोस्त, आप बताओगे? थीटा के साथ साथ कॉस होता है तो आई थिंक 1 कॉस होगा। इन्होंने बात बहुत ही ज्यादा आसान कर दी। इन्होंने कहा जी आपने जो सर हमें बताया था वो हमें अच्छी तरह से याद है, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी वाली साइड होती है, कॉस थीटा। तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, 1 जो होगा वो mg cos थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ लिखा हुआ है। और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी वाली साइड होती है, mg sin थीटा। ठीक है, ये बुनियाद है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आप देखेंगे अब कि Fn जो होता है, जिसको अभी हमने ये ड्रॉ किया था कि Fn जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, टिपिकली नॉर्मल टू द सरफेस, वो इस डायरेक्शन में होगा Fn। तो आप देख रहे हैं कि Fn को जो चीज सपोर्ट कर रही है इस डायग्राम के अंदर, Fn को जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन सपोर्ट कर रहा है, mg cos थीटा। और ऑब्जेक्ट जो आगे की तरफ मूव कर रहा है वो कौन सी वाली फोर्स की वजह से कर रहा है दोस्तों? मैं आपकी आसानी के लिए ना इसको मिटा देता हूँ mg को, क्योंकि mg को तो हमने रिजॉल्व कर लिया ना दो हिस्सों में। ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो किस फोर्स की वजह से करेगा सर? mg sin थीटा की वजह से। ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो किस वजह से मूव कर रहा होगा, mg sin थीटा की वजह से। ले जी, ये डायग्राम जो है आपने अनफॉर्चुनेटली नोट तो नहीं की होगी, लेकिन बाद में आप इसको जब लेक्चर दोबारा सुनेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास ताकि आपको याद रहे। जो मोटी मोटी बात है वो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जो वाई एक्सिस के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, दो। एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर और एक कौन सी है, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वाली फोर्स है दोस्त, Fn। नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वाली फोर्स है, mg cos थीटा। और अगर आप ये कहें कि हॉरिजॉन्टली अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो कौन सी वाली फोर्स लग रही है, mg sin थीटा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आप क्वेश्चन की तरफ चलें, इसके सोल्यूशन की तरफ। यस सर। तो आप नोट करें कितनी ज्यादा टेंशन की बात है कि 10 मिनट खाली इस सवाल की बेसिक को समझने के अंदर लग गए हैं। तो सवाल को समझने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब मजबूरी है, रमजान में टाइमिंग कम हुई हुई है तो हमें उसके साथ ही कोप करना है। चलें जी, वापस चलते हैं जी सवाल की तरफ। सवाल हमारा एक दफ़ा दोबारा सुन लेते हैं क्योंकि अब इतना डिस्कस किया भूल ही गया है। सवाल था जी, स्कीयर है जो वेट कर रहा है उसका वेट है तकरीबन 90 किलोग्राम और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, हिल के ऊपर से उसने मूव करना स्टार्ट किया। जाहिर बात है ऊपर से नीचे आ रहा है तो शुरू में उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। फिर उसके बाद जब वो नीचे आता है तो वो कहता है तकरीबन 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है हिल पे से नीचे आते हुए। फिर जब हिल पे नीचे आ जाता है फिर उसके बाद लेवल सरफेस के ऊपर मूव करता है और लेवल सरफेस पे तकरीबन कितना फासला कवर करता है, 70 मीटर। जाहिर बात है अब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी भी है। अब ये उसके बाद क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। हमने क्या बताना है, हमने बताना है काइनेटिक और कोफिशिएंट फ्रिक्शन, काइनेटिक और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है कि अगर ये 70 मीटर पे रुका है तो फिर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। दूसरा हमने ये बताना है कि जब ये नीचे बिल्कुल उतरा था बॉटम ऑफ द हिल पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। ठीक है,
अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसकी डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम इसकी कुछ इस तरह की है कि ये हमारे पास जो स्कीयर है उसने स्टार्ट किया लेट्स से रेस्ट के ऊपर से, तो रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0। कितने मीटर इसने फासला तय किया है हिल के ऊपर 100 मीटर नीचे आते वक्त, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई थी, नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या बन जाएगी वी एफ हो जाएगी। अच्छा ये यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, जाहिर बात है इसमें इनर्शिया होगा और इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ आएगा, लेट्स से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आके रुकेगा नहीं बल्कि कुछ फासले तक जाएगा। जाहिर बात है फ्रिक्शन है, तो इसने क्वेश्चन में हमें ये बताया कि 70 मीटर के बाद जो है वो फ्रिक्शन अपना काम दिखाएगी और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके रेस्ट कर जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर दोबारा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस स्टेप में? जी ये जब स्लाइड करता हुआ नीचे आया तो इस जगह पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं? नहीं होगी सर। ये तो हो ही नहीं सकती, कैसे मुमकिन है? एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इस वक्त तो बड़ी तेज स्पीड होगी इसकी, मेरा ख्याल है मैक्सिमम स्पीड इसकी यहीं पे ही होगी इस पॉइंट पे। चलें खैर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आपके पास फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अब ये वो बात है कि जिसके लिए आपको वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात समझ रहे थे वो समझना बहुत ज़रूरी है। वाई एक्सिस पे दो तरह की फोर्सेस लग रही होंगी, अभी ताज़ा हम सीख के हैं कि नॉर्मल फोर्स किधर एक्ट कर रही होगी अपवर्ड, और एक डाउनवर्ड फोर्स होगी, और वो कौन सी फोर्स होगी एम जी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी और वो वाली फोर्स कौन सी होगी एम जी साइन थीटा। तो देखें जो वाई एक्सिस पे फोर्सेस लग रही हैं वो दो हैं, एक एफ एन और एक एम जी कॉस थीटा। ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को जब आप एड अप करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रही है बैलेंस, तो इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी एम जी कॉस थीटा के इक्वल। इसमें कोई शक आपको दोस्तों? तो आप देखते हैं कि जब आपके पास लेवल सरफेस होगी, मतलब एक किताब है जो यहाँ पे पड़ी हुई है और उसका वेट कितना है लेट से mg, तो उस वक्त जो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वो दोस्तों कितनी होगी? Fn किसके इक्वल होगा? mg के सर। mg के। लेकिन अगर यही सरफेस जो है वो लेट से इंक्लाइंड हो जाए और अब किताब यहाँ पे पड़ी हुई हो, तो अब जो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वो mg के इक्वल नहीं होगी बल्कि किसके इक्वल होगी mg कॉस थीटा। तो ये हमने वो डिराइव कर लिया कि Fn जो होगा वो किसके बराबर होगा इंक्लाइंड सरफेस, चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ पे किताब पड़ी हो, यहाँ पे कोई इंसान हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा इसका क्या आएगा mg कॉस थीटा। तो पहली तो बात ये क्लियर होगी। अच्छा दूसरी बात अब आप गौर करें, दूसरी बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी वाली फोर्स है mg साइन थीटा। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा किधर एक्ट कर रही होती है ऑपोजिट, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड कर रही होगी और वो किस तरफ ऐड कर रही होगी ऑपोजिट, उसको हमने नाम दे दिया म्यू एफ एन। अब ये इसमें मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, आपको अगर मैकेनिक्स के अंदर अगर आप ये पढ़ के आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हुए तो अब दोबारा सुन लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो किसके बराबर होती है म्यू एफ एन। अच्छा ये म्यू दो तरह का होता था, किसी को याद है कौन कौन सी तरह का होता था? जी ये दो तरह का म्यू कहलाते था। चलें आप भूल गए, अब जैसे मैं बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। एक होता था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस और म्यू के, याद आया? अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा वाला यूज करेंगे म्यू के एफ एन। ठीक है चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो फॉरवर्ड फोर्स है वो कौन सी वाली फोर्स थी एम जी साइन थीटा, और जो बैकवर्ड फोर्स है वो कौन सी वाली फोर्स है म्यू एफ एन। तो आप देखें फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ये वो टोटल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी। हमने देखा था कि ऊपर हमने टोटल फोर्स को क्या लिख दिया था यहाँ पे 0, और उसकी एक रीजन थी, उसकी रीजन ये थी कि हमने देखा था इन दोनों फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। मतलब मिसाल के तौर पर एफ एन अगर इसके ऊपर लग रही है, क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं। या क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे वो उसमें आइस के अंदर की तरफ सिंक कर रहा है? नहीं। इसका मतलब है इन दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही थी बैलेंस, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या थी 0। अच्छा जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है
एक्स एक्सिस के अंदर, तो फिर ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट जो है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी वाली फोर्स लग रही है, mg sin थीटा। बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी वाली फोर्स लग रही है, म्यू fn। इनमें से कौन सी वाली फोर्स ज्यादा होगी, फॉरवर्ड वाली या बैकवर्ड वाली? सर फॉरवर्ड वाली। अगर ये दोनों बराबर होती तो फिर क्या होता? तो वहीं खड़ा रहता। वहीं खड़ा रहता, जिस तरह से y एक्सिस में हुआ था। और हम ये कहते हैं कि x एक्सिस के ऊपर सम ऑफ फोर्सेस क्या आ रहा है, 0। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या है, ज्यादा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, निस्बतन कम। तो इसमें सम ऑफ फोर्सेस हमारे पास 0 नहीं होगा, बल्कि उसको हम जनरली क्या लिखेंगे, mx डबल डॉट, यानी वही बच्चों वाला फॉर्मूला जिसको हम मैट्रिक एफएससी में पढ़ा करते थे कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ma के इक्वल। यहां तक दोस्तों किसी को कोई टेंशन? अगर यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है तो आगे काम इंतहाई आसान है। देखिए mg sin थीटा को तो एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे ही आ गया। mx डबल डॉट भी जैसे था वैसे ही आ गया। fn की बस सिर्फ वैल्यू पुट की है यहाँ पे, म्यू fn की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, म्यू mg cos थीटा। यहाँ से फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है x डबल डॉट इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब अगर आपको याद हो, इस तरह की इक्वेशन जो है वो कहीं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ के आया करते थे। a इज इक्वल टू, इसको इस तरह से पढ़ा करते थे, माइनस g sin थीटा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता था, मेरा ख्याल है पेंडुलम के अंदर भी हम इसी तरह की इक्वेशन पढ़ते थे, a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा से। और यहाँ पे भी आपको वही चीज नजर आ रही है, बस सिर्फ फर्क एक इजाफी चीज ये है कि ये म्यू cos थीटा g cos थीटा आ रहा है। और वो किस वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जनरली जो हम मैट्रिक एफएससी के अंदर पढ़ के आते थे वहां पे फ्रिक्शन हम इन्वॉल्व नहीं करते थे। यहाँ पे चूंकि हमने फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व की है तो एक्सेलरेशन के अंदर एक नई चीज आ रही है, और वो क्या है, माइनस म्यू जी कॉस थीटा। किसी को दोस्तों कोई टेंशन यहाँ तक? किसी को याद है हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना था? कौन बताएगा मुझे? सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना था सर, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना था। और सर इसके अलावा सर उसकी वेलोसिटी भी जी, वेलोसिटी सर फाइंड करनी थी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। एक तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना था, और दूसरा हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव करता हुआ नीचे की तरफ आएगा तो इस जगह पे, ये जो ये पॉइंट है, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और दूसरा हमने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करना है। तो इसी की तरफ वर्किंग हो रही है। आगे चल के देखते हैं कि ये हम किस तरह से आगे फाइंड आउट करते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा जी, जो डिस्टेंस इसने कवर किया है जब आप देखते हो तो एक्सेलरेशन की तो आपके पास वैल्यू आ गई जो अभी आपने निकाली है, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो एक्सेलरेशन की जगह तो आपने वो पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू, ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। s जो है वो एज इट इज आ गया, और 2 जो है वो भी एज इट इज आ गया। vi आप देखें कि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0। vf जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। vf स्क्वायर का जो मेरे पास आंसर आया वो ये आया। अब अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो क्वेश्चन जो था हमें ये कहा गया था कि फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या हमें एंगल पता है यहाँ पे कि एंगल कितना था वो हिल का? नो सर। अच्छा, वो चूंकि हमने क्वेश्चन जल्दी जल्दी में किया तो इसलिए आपको याद नहीं रहा। हिल का जो एंगल था वो 17 डिग्री था। तो ये एंगल हमें पता है। क्या हमें म्यू की वैल्यू पता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू? नहीं सर, फाइंड करनी है। वो तुमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन यहां तक करने के बाद अब हमारी बस हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है कि वैल्यूज इसमें पुट करें और हमारे पास जवाब है। थीटा की हमारे पास वैल्यू है 17 डिग्री। तो बहुत अगर हुआ तो हम ये छलांग मार सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, लेकिन म्यू की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। अब म्यू की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चल के देखते हैं कि म्यू के लिए क्या करते हैं। अब दूसरा केस स्टार्ट हो गया। देखें, इस मोशन के दो हिस्से थे। सबसे पहला हिस्सा कौन सा था कि जिस वक्त ये स्फीयर जो है वो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहां पे हमने ये देखा कि इंक्लाइंड सरफेस पे जो Fn की वैल्यू होगी वो दोस्तों किसके इक्वल होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा। अच्छा, आपके ख्याल में अब ये लेवल सरफेस पे आ जाएगा तो अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर हो जाएगी सर।
अब mg के बराबर होगी। अब ये mg cos थीटा के बराबर नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आसानी के लिए क्या किया, इसके दो हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा कि जिस वक्त fn किसके बराबर है, mg cos थीटा के, और दूसरा हिस्सा जब ये लेवल आइस के ऊपर है और दूसरे हिस्से में fn की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल। ठीक है, ले जी नीचे आते हैं और दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं। दूसरे हिस्से को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे केस 2 स्लाइडिंग ऑन लेवल आइस। वहां पे आप देखते हैं कि जो वाई एक्सिस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है Fn माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, यानी Fn इज इक्वल टू mg। दूसरी बात, एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप देखते हो तो अब हमारे पास एक ही फोर्स है, और वो कौन सी वाली फोर्स है, माइनस म्यू mg इज इक्वल टू mx डबल डॉट। ऐसा क्यों है दोस्तों, वहां पे तो हमारे पास एक फोर्स लग रही थी ना mg साइन थीटा। अब यहाँ पे आके उस तरह की कोई फोर्स नहीं है जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर रही है। ठीक है, तो इस वक्त हम ये कहेंगे कि अब इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही। ऊपर तो लग रही थी जिसकी वजह से ये किधर मूव कर रहा था, फॉरवर्ड। अब जो ये आगे मूव कर रहा है वो सिर्फ इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर जो वाहिद फोर्स लग रही है वो स्टॉपिंग फोर्स है, और वो कौन सी वाली फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। इसी की वजह से ये 70 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या कर जाता है, रुक जाता है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होती फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या ये रुकता, नो सर, नहीं रुकता। इसका मतलब है कि अगर ये रुक रहा है तो इसके ऊपर वाहिद एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी वाली फोर्स है, स्टॉपिंग फोर्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स, जो इसको अपोज कर रही होगी इसकी मोशन को। तो हम देखते हैं कि जो अब हम पहले वाले जो हम केस देख रहे थे इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस आ रही थी, mg sin थीटा और म्यू Fn। अब हम देखते हैं कि जब ये लेवल सरफेस के ऊपर आया तो लेवल सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो कौन सी वाली फोर्स है दोस्तों, म्यू mg, म्यू mg। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने पता नहीं नोट की है कि नहीं की, देख रहे हैं वहां पे जब हमने फोर्स म्यू फ्रिक्शन की वैल्यू पुट की थी तो म्यू Fn, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, म्यू Fn। लेकिन चूंकि वहां पे इंक्लाइंड सरफेस थी तो Fn की वैल्यू क्या हो गई थी, म्यू mg cos थीटा। अब जब हम नीचे आए हैं तो नीचे आते हुए चूंकि अब हम स्लाइडिंग सरफेस पे नहीं है, अब हम स्ट्रेट सरफेस पे हैं, तो अब जब आपने फॉर्मूला लगाया म्यू Fn, तो चूंकि म्यू Fn की वैल्यू जो है वो mg है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है फ्रिक्शन का भी वो क्या है, माइनस म्यू mg। कोई मुझे बताएगा ये माइनस का साइन क्यों है दोस्तों यहाँ पे, सर वो प्लस क्यों ऑपोजिट नहीं लिखा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या मुराद है, देखिए देखिए ये जो डायरेक्शन है, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती तो कौन सी डायरेक्शन होती, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो किधर लग रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यही फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, कोई मसला तो नहीं दोस्तों, सब ओके? लीजिए अगर कोई मसला नहीं है तो आगे देखिए। यस सर, ओके। आगे आपने सिंपल सॉल्व करना है। एक्स डबल डॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस म्यू जी। कुछ भी नहीं किया, सिंपल ये किया, एम और एम को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल। तो एक्स डबल डॉट की जो यानी एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास क्या आ गई, माइनस म्यू जी। अगेन आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि लेवल आइस के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, ये बड़ी मजेदार बात है, इसको जरा गौर करें कि जब ये सेकंड सरफेस के ऊपर आया है, देखें जो सेकंड सरफेस ये नीचे वाली है, तो इसमें हम ये कहेंगे, पहले पहली सरफेस की बात कर लेंगे। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल, और नीचे आके ये जो वेलोसिटी बनेगी वो उसकी क्या होगी, फाइनल। ये हम बात करें पहली सरफेस की। दूसरी सरफेस की जब आप बात करते हैं तो दूसरी सरफेस में यहाँ वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इनिशियल, और यहाँ वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फाइनल। तो अगर आप गौर करें तो दूसरे केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले केस की क्या है, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम किसी तरह से दूसरे वाले केस की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लें, असल में हम क्या चीज फाइंड कर रहे होंगे, पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए इन्होंने नीचे वाले पोर्शन में क्या किया, इन्होंने नीचे वाले पोर्शन में vi की वैल्यू निकाली है, और वो vi की वैल्यू असल में किसकी वैल्यू होगी, फाइनल वेलोसिटी की। तो देखें मजेदार काम ये हुआ है कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फिर हमारे पास क्या आ गई है, 270 माइक्रो जी, म्यू जी। और ये हमने कहा कि ये वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू चूंकि बराबर होनी चाहिए, इसको मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ये इनिशियल वेलोसिटी और ये जो ऊपर हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि केस 1 की फाइनल और केस 2 की इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अगले स्टेप में मैं ये करूंगा कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को दोनों को साथ इक्वेट कर दूंगा, दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर दूंगा। फायदा क्या होगा कि म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी,
देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया कि वी एफ ऑफ केस 1 इज इक्वल टू वी आई ऑफ केस 2, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से मेरे पास म्यू की वैल्यू आई, एक दफ़ा म्यू की वैल्यू आ गई तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाएगी 15.54 मीटर पर सेकेंड। आपको 2 मिनट देता हूँ, क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है? अगर नहीं है तो मैं 5-10 मिनट लूंगा, जिनकी क्लास है वो बेशक लीव कर जाएगा, मैं बाकी लोगों को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, तो आप लोग फिर रिकॉर्डिंग बाद में उसकी सुन लीजिएगा ताकि मेजॉरिटी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दें। क्लास में स्ट्रेंथ आपकी फिर आज कम है, मुझे ये बताएं किस दिन को फिर आपको सूट करता है? आइडियली तो ये है कि मिड टर्म जो है वो उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आपकी क्लास है, तो एक क्लास आज थी, आज तो नहीं हो सकता मिड टर्म। अब नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? थर्सडे को है? जी सर। वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन थर्सडे को भी कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया कि थर्सडे को भी कोई पेपर है। आप में से किसी का पेपर है थर्सडे को? जी सर, क्वांटम का। किसका है? क्वांटम मैकेनिक्स तो। ओए होए होए होए। फिर आप एक काम करें, आप लोग वो हफ्ते को रख लेते हैं, हफ्ते को ओके है? सैटरडे को? नो सर, सैटरडे को भी है। सैटरडे को भी है? सर संडे को क्या सूरत हाल है? फ्राइडे को क्या सूरत हाल है? संडे सर फ्राइडे को हमारा है। सर एक बच्चे का है प्रोबेबिलिटी का। और फ्राइडे को? फ्राइडे को है। सर फ्राइडे को एडवांस लैब के। फ्राइडे को भी पेपर है? ओए होए होए। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया। नहीं समझ आई, दोबारा बताएंगे? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया है सर। अच्छा चले, आप फिर रिकॉर्डिंग इसकी सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? और अब चूंकि हमारे पास नेक्स्ट क्लास भी है तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और मजेदार सा केस है। 26 क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 में वो कहता है कि अ चाइल्ड स्लाइड्स अ ब्लॉक ऑफ मैस 2 किलोग्राम। एक बच्चा है जो स्लाइड कर रहा है एक ब्लॉक को और उसका वजन कितना है? 2 किलोग्राम along a slick kitchen floor. If the initial speed is 4 meter per second and the block hits the spring with a spring constant 6 Newton per meter, what is the maximum compression of the spring? पहले मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा दूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि कहता है कि एक बच्चा है जो 2 किलोग्राम मैस का ऑब्जेक्ट है उसको खींच रहा है और उसको खींच के किसी ऐसी जगह पे लेके जाता है जहां पे आगे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। आपने ये बताना है कि ये अगर ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जाके इसको टकराए स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग को कितना ज्यादा दबा देगा। ये क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, दोबारा एक दफा पढ़ते हैं। चाइल्ड स्लाइड्स अ ब्लॉक ऑफ मैस 2 किलोग्राम। पहली तो बात ये पता लगी कि ब्लॉक का मैस कितना है? 2 किलोग्राम। दूसरा किचन फ्लोर के ऊपर उसको, ये तो अनइम्पॉर्टेंट बात है, किसी चीज के ऊपर भी वो कर रहा हो स्लाइड, हमें क्या उससे। इनिशियल स्पीड उसकी बताई है 4 मीटर पर सेकंड और ब्लॉक जो है वो हिट करता है स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग 6 न्यूटन पर मीटर। दोस्तों स्प्रिंग कांस्टेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम? जी के से सर। के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप माशाल्लाह एक्टिव हैं, सारे जवाब दे रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसने जवाब नहीं दिया, बाकी सारे जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? तो हमने क्वेश्चन ये किया है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी कंप्रेशन आएगी। अच्छा फिर साथ ही एक ट्विस्ट भी लेके आता है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द रिजल्ट इफ ब्लॉक स्लाइड्स अक्रॉस 2 मीटर ऑफ अ रफ फ्लोर दैट हैज म्यू के इज इक्वल टू 0.2। तो आप देख रहे हैं अब सवाल के दो हिस्से बन गए। पहला तो सवाल ये है कि जिसमें कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। दूसरा सवाल ये जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ब्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करे, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे और वो फ्लोर जो है वो रफ है, यानी अब उसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई और फ्रिक्शन की वैल्यू भी साथ उन्होंने दे दी है म्यू के की, वो कितनी है? 0.2। तो क्वेश्चन के दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करेगा विदाउट फ्रिक्शन, दूसरा हिस्सा है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करेगा विद फ्रिक्शन। हमने दोनों को जो है वो बारी बारी सॉल्व करके देखना है। चलें जी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक यूज हो रही है दोस्तों। और वो बेसिक सी टेक्निक क्या है? देखें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, इस वक्त आपके ख्याल में इसके पास कौन सी वाली एनर्जी होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक काइनेटिक होगी।
अच्छा, और जब स्प्रिंग को जाके टकराएगा तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा। लेट्स से स्प्रिंग जो है वो मूव करता हुआ इस जगह पे आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस इसने कवर किया है। स्प्रिंग के अंदर आपके ख्याल में कौन सी वाली एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल। स्प्रिंग के अंदर जनरली हम ये कहते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ बेसिकली ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की थी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बॉक्स के पास कौन सी वाली एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी अब किस शक्ल में आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की शक्ल में। कोई टेंशन इस बात में? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई टेंशन तो नहीं? नो सर। अच्छा दोस्तों, ये सिर्फ तब होगा जब हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। आपके ख्याल में अगर फ्रिक्शन आ गई तो फिर क्या होगा? क्या फिर भी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? नो सर। क्या होगा? अगर आपका जवाब नो है तो फिर क्या होगा? सर वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क पे भी जाएगी ना किसी ने भी। जबरदस्त, ये आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, वर्क। आप कहते हैं कि अगर फ्रिक्शन बीच में आ गई तो फिर सर बड़ा परेशानी हो जाएगी। फिर ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो किस में चला जाएगा? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। और बाकी जो बचेगा वो किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। आप ये कह रहे हैं? यस सर। अच्छा जी। अच्छा, ये आपकी अपनी बात जो है ना वो बिला शुबा बिल्कुल ठीक है। आपने ये कहा कि शुरू में देखें ब्लॉक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो उस काइनेटिक एनर्जी में से कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाया होगा। क्योंकि जाया होगा इसलिए हमें साथ में साइन कौन सा लगाना पड़ेगा? माइनस का, यानी एनर्जी कम होगी। अब जो बचा के जो थोड़ी बहुत एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आप ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये पार्शली तो ट्रू है, लेकिन एक चीज है जिसको आप अभी इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक और चीज है जिसको आप थोड़ी देर के लिए मिस करें। आप अपने जहन में ये साइकिल चलाते रहिए, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या पता तब तक आपके जहन में ये बात क्लियर हो ही जाए, तो आप खुद ही मुझे बता दें। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में सोचते रहिए। इतनी देर में पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट करा लूं। ले जी, पहला पार्ट तो बहुत आसान था। पहले पार्ट में डायरेक्टली क्या हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी दोस्तों किसके अंदर कन्वर्ट हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो पहले हम निबेड़े ना, फिर फ्रिक्शन को हम बाद में निबेड़ते हैं। क्वेश्चन ये बना, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है देन ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स विल बी स्टोर्ड इन स्प्रिंग काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की जो स्प्रिंग और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर से। दोस्तों ये तो ओके है। हुक्स लॉ क्या था मुझे बताएंगे? जी सर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये ओके बात हो गई। और जो काइनेटिक जो एनर्जी होती थी, एनर्जी इन द स्प्रिंग, वो किसके बराबर होती थी? हाफ के एक्स स्क्वायर के। कोई मुझे बताएगा ये यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा होता था? ठहरे मैं नाम ले लेता हूँ, वो फिर शख्स बता दे मुझे। लेट्स से अरशद तबस्सुम, दोस्त आप बताओगे? सर फोर्स डाउनवर्ड इस वजह से। आपने कुछ कहा लेकिन हमें समझ नहीं आया। फोर्स जो है वो आपने पता नहीं क्या कहा, क्या होगी? हाफिज साहब से पूछते हैं, हाफिज ज़िशान अली साहब। ये कुछ तरकीब होनी चाहिए, जो लोग जवाब नहीं देते ना उनकी अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। हाफिज ज़िशान अली साहब फिर एक दफ़ा आपको दावत देते हैं। नहीं पता तो बता दीजिए कि सर नहीं पता, माजरत। सर नहीं पता। अच्छा चले, बस जबरदस्त, इतनी सी बात है। देखिए बहुत सादा सी बात है। अगर मेरे पास लेट से एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये अगर अब मैं उसको बच्चों वाली मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे पास ये मैट्रिक एफएससी के अंदर हम पढ़ते थे। मैट्रिक एफएससी में ये देखते थे कि अगर इस स्प्रिंग को मैं इस तरफ रोटेट कह रहा हूँ, ट्रांसलेट करवाऊँ, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कराऊँ, तो जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? क्या इसके अंदर राइट साइड पे फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स, या लेफ्ट साइड पे लगेगी? जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो किधर लगेगी? लेफ्ट साइड। तो हमने ये देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसके ऑपोजिट होगी? हमेशा डिस्प्लेसमेंट के। दोस्तों एक बात ना अपने दिल से याद कर लें, हमेशा जब भी आपके पास कोई वेक्टर की फॉर्म आ जाए ना, और वेक्टर आ जाए कोई क्वांटिटी और उसके साथ क्या लगा वो नेगेटिव साइन,
आपने आंखें बंद करके ना इंटरव्यू में ये कह देना है कि देखे ना जी, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी ये वेक्टर क्वांटिटी है x, इसका ये नेगेटिव साइन का सिंपल मतलब ये है कि ये जो दो वेक्टर क्वांटिटीज है x और f, इन दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, मैं फिर दोबारा एक दफा लिख के समझाता हूँ। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर कहीं पे आ जाए, या कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आपके पास एक तरफ जो है वो भी वेक्टर हो, दूसरी तरफ भी वेक्टर हो, ये अब मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एफ भी आपके पास वेक्टर है, अगर दरमियान में नेगेटिव साइन आ रहा है, 90% या 100% चांसेस यही है कि वो नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है बेसिकली क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम फोर्स के साथ क्या लगाते थे, नेगेटिव साइन। लेकिन खैर ये अभी फिलहाल जो है एम ही हम बहस में पड़ गए, इसकी जरूरत नहीं थी। बहस जो है वो हमें इस बात पे करनी चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन जी अगर ये काम हुआ है ऐसा, तो फिर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के एक्स स्क्वायर के। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने हाफ हाफ को क्या कर दिया, कैंसिल। अगर आपने हाफ हाफ को कैंसिल कर दिया, दोस्तों एक और बात याद आई, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में हम फाइंड क्या कर रहे थे, अली मुर्तजा, अहमद मुश्तबा, जी अहमद मुश्तबा बताएंगे क्या हम फाइंड करने लगे थे, डिस्टेंस ऑफ द स्प्रिंग। हाँ जी, आपने कुछ बताने की कोशिश तो की है, डिस्टेंस का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक। हम ये चेक करने लगे हैं कि स्प्रिंग जो है वो कितना इस तरफ को डिस्प्लेस होता है, यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जी बहुत आसान काम हो गया है, एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। जो इधर के मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं है, मैथ्स हमें पता है 2 किलोग्राम। क्या हमें के की वैल्यू नहीं पता, के की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी, कितनी थी, 6 न्यूटन पर मीटर। क्या हमें वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी भी हमें पता है 4 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास किसका जवाब आ गया, एक्स का। कि यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस कितना 2 किलोग्राम, आप उसको धकेलते हुए लाएं और स्प्रिंग के साथ वो टकरा जाए, तो स्प्रिंग आगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2.31 मीटर। अच्छा, अब एक दोस्तों इंतहाई सादा सा आपसे सवाल है, ये तो तब हुआ है जब इसमें फ्रिक्शन नहीं थी। आपके ख्याल में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए इस सरफेस के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर भी ये 2.31 डिस्टेंस कवर करेगा या आपके ख्याल में थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करेगा, सर कम कम हो करेगा जाएगा। सर। कम करेगा सर। क्यों कम क्यों करेगा, सर क्योंकि वो ब्लॉक की एनर्जी उसको दूसरी फ्रिक्शन में भी यूज होगी ना, वर्क हाँ जी में, बिल्कुल सही। में। आप ये कह रहे हैं कि सर अभी तो देखे ना कितना मजेदार केस था, फ्रिक्शन थी नहीं, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। लेकिन अब जो है, अब केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब केस ये हो रहा है कि अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से कुछ हिस्सा जो है, देखे ना जब ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस, तो इसमें फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन को कवर करते हुए इसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी अब टोटल एनर्जी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में से हमें कुछ और चीज क्या करनी पड़ेगी, माइनस। एक चीज मिसिंग है दोस्तों, फिर आपको मौका देता हूँ 1 मिनट का, सोचिए जरा क्या चीज मिसिंग है, कुछ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट अभी बाकी है। एमजी सर। नहीं, एमजी नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये समझना है, बताता हूँ। देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है स्प्रिंग तक आते हुए, आप सब तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। दोस्तों एक चीज हम भूल रहे हैं कि जब ये स्प्रिंग से जाकर टकराएगा और स्प्रिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, भाई ये भी तो सरफेस ही है, यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन होगी, तो कुछ हिस्सा यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अगेंस्ट द फ्रिक्शन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन 2 जगह पे एप्लीकेबल होगी, एक तो यहाँ पे जब तक वो स्प्रिंग से नहीं टकराया, और एक वो जब स्प्रिंग से वो टकरा गया और उसके बाद फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आगे फ्रिक्शन खत्म तो नहीं हो जाएगी, यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन होगी। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और आप देखें, अब आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। कहते हैं अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या होगा। In this case, kinetic energy will be first dissipated by friction for 2 meter distance. सबसे पहले क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो डिसिपेट होगा फ्रिक्शन में, और वो कितने फासले पे, 2 मीटर फासले पे, जो ये फासला वो तय कर रहा है स्प्रिंग तक जाने में। अभी लेकिन कहता है कहानी खत्म नहीं हुई। रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड टू स्प्रिंग, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किधर चली जाएगी, स्प्रिंग में। लेकिन वेट,
Here also friction will be involved as long as the box compresses the spring. यहाँ पे भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी। कितनी देर तक? जितनी देर तक जो स्प्रिंग है वो क्या रहे, कंप्रेस। तो x डिस्टेंस तक हम देखेंगे कि x डिस्टेंस तक फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी। और आप लोग ये मुझे पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे अब x की वैल्यू 2.31 होगी कि नहीं होगी? इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी कि कम? कम होगी सर, कम होगी। चलें अब इसको क्वेश्चन बेताशा बातें होगी। अब जरा इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन बड़ी मजेदार है। देखें सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इसको लाल कलर से कर लें, इजी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ले जी, जूम हो गया और रेड कलर भी सिलेक्ट हो गया। ये आपके पास सबसे पहले कौन सी वाली एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स। फिर आपके पास जो है वो कौन सी वाली एनर्जी आ गई, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। और इसके साथ आपने कौन सा साइन डाल दिया, माइनस। इसका मतलब ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में से कुछ हिस्सा एनर्जी का वो क्या हो रहा है, माइनस। दोस्तों एक बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको अब याद हो गई होगी, एनर्जी और वर्क डन का यूनिट आप नोट करें सेम है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सेम ही एक तरह की चीज है। काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जॉउल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जॉउल है, वर्क का भी यूनिट क्या है, जॉउल। इसलिए आप इनमें से एक दूसरे में से दो चीजों को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स का आंसर क्या है, सेम ही है, मतलब जॉउल ही आंसर है, दोनों चीजें सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि कुछ एनर्जी जो है वो अब किस में डिसिपेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, लेकिन साथ ही साथ हमने ये कहा कि यहाँ पे तो आपके पास ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पे भी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। कितने फासले के लिए, x फासले के लिए। यहाँ पे कितने डिस्टेंस के लिए था, 2 मीटर के लिए। ये मैंने एम आपको डराने के लिए यहाँ पे d लिख दिया। असल में ये डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऊपर से। ये जब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ स्प्रिंग तक आएगा तो कितना फासला है, 2 मीटर। तो ये मैंने वो वाला डिस्टेंस लिखा है कि ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितना होगा, 2 मीटर। हाँ, बॉक्स कितना कंप्रेस होता है, वो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होता है उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्स डिस्टेंस लिख दिया है। और एक्स डिस्टेंस अभी तक अननोन है, इसलिए आप देख रहे हो आगे तक मैंने एक्स की वैल्यू नहीं लिखी। अब एक छोटा सा मसला रह गया डिस्कस होने वाला। काइनेटिक एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv² होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पढ़ते तो हम बचपन से ही आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपको याद नहीं था, या अगर याद भी था तो वेल एंड गुड। इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के x²। ये कौन शहजादा मुझे बताएगा कि ये वर्क डन का फॉर्मूला म्यू के mgd और म्यू के mgx ये कहां से आ गया? ये तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। सर वैसे तो वर्क का होता है ना, एफ डॉट डी होता है, तो सर साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग गया काइनेटिक का। अच्छा, यहाँ पे mg के बराबर है। अच्छा चलें ठहरे, किसी और से भी पूछ लेते हैं। आमना सईद, बेटा आप बताएंगी किस तरह से आया ये फॉर्मूला? और इनके साथ फ्रिक्शन भी लगी है ना वर्क डन के साथ। अच्छा चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, शुक्रिया अगेन, मैं फिर दोबारा एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आप कम से कम पार्टिसिपेट करें। मैं इसलिए कहता हूँ पार्टिसिपेट करते रहा करें। सवाल का पता होना या ना पता होना ज़रूरी नहीं है, हम सब यहाँ पे लर्निंग के लिए जमा हुए हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आपको सब चीज़ें पता होती तो हम ये कोर्स पढ़ ही क्यों रहे होते। लेकिन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, आप लोगों को कम से कम पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग जो है वो जवाब दे रहे हैं। अब देखें फोर्स का, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं। वर्क डन का जो हम फॉर्मूला शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या फॉर्मूला है, एफ डॉट डी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब चूंकि हम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, म्यू एफ एन, वो भी लिख दिया, म्यू एफ एन इंटू डी। डी चूंकि हमें पता है अभी, लेकिन अभी हमने चूंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर हमने वही लिख दिया। चूंकि ये एक लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, mg। अगर यही सरफेस जो है वो लेट से होती इंक्लाइंड तो फिर यहाँ पे fn की वैल्यू क्या आती, mg cos थीटा। मैं कहता हूँ छा गए आज आप, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे फिर हम वैल्यू क्या लिखते हैं, mg cos थीटा। लेकिन चूंकि ये लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस मुझे कैसे पता लगा दोस्तों, बहुत आसान सी बात है। ऊपर अगर आप देखें, ऊपर जो ये ऑब्जेक्ट है क्या वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है या एक कोई तिरछी सी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। लेवल सरफेस है तो यहाँ पे fn की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, mg। दोस्तों कुछ लोग ना क्लास में सोए हुए भी होते हैं, ऐसे ही किसी दोस्त को ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उन्हें बात का पता है कि नहीं। मोहम्मद बिलाल साहब, दोस्त साहब बताएंगे ये fn है क्या? इतनी देर से हम fn करे जा रहे हैं, ये fn है क्या? मोहम्मद बिलाल
देखिए मैंने पकड़ लिया ना, कुकड़ पकड़ लिया ना मैंने। वो अभी जवाब नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं नींद आ रही है, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ले जी अगला ढूंढते हैं, मोहम्मद इरफान 010। इन्होंने बड़ा हमें तंग करके रखा हुआ है अटेंडेंस में, मोहम्मद इरफान साहब। जी दोस्त, FN क्या है ये? ले जी, बस ये कुछ लोग होते हैं जो अटेंडेंस भी बोलते हैं। सनम मुनीर, जी सनम मुनीर बेटा। नजर लग गई आप लोगों को, है ना? अभी मैं तारीफें कर रहा था, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। अरीश फातिमा बेटा। जी सर। सर अपने जी बेटा बताएंगे FN क्या है? सर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है, बहुत कह रही है नॉर्मल सी फोर्स है सर, ये कोई इतनी खास फोर्स नहीं है, नॉर्मल सी फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हम रात ये कि ये जो इसका वेट है वो किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड mg, और जो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसके लिए एक अपवर्ड फोर्स भी होगी, और उस फोर्स को आप क्या नाम देते हैं, नॉर्मल फोर्स, विच इज इक्वल टू mg। लेकिन ये सिर्फ तब होगा दोस्तों जब हमारे पास कौन सी वाली सरफेस होगी, लेवल सरफेस। ले जी, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं, सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं, सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं आपके पैरों के नीचे से फिर एक दफा धरती लाता हूं। देखिए यहां पे हमें समझ आई कि काइनेटिक एनर्जी में से कुछ जो है एनर्जी क्या हो रही थी, माइनस, तो कमी हो रही थी, मतलब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो क्या हो रहा था, कम। तो यहाँ पे हमने क्या साइन लगा दिया, माइनस। फिर यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन में हमने ऐड क्यों कर दिया, यहाँ पे हमने प्लस क्यों कर दिया, माइनस क्यों नहीं किया? जी दोस्तों, धरती हिल गई कि नहीं हिली, पहले ये बताएं। हिल गई है सर। चलिए अब जवाब सोचिए और फिर बताएं। सर थोड़ा रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि देखें काइनेटिक एनर्जी, हमने ये कहा कि ये तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के पास है, कुछ एनर्जी उसमें से जाया हुई ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इसलिए चूंकि जाया का लफ्ज आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया, फ्रिक्शन जो है वो उसको क्या कर रही है, ओपोज। जनरली हम देखते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा हमारी एनर्जी को कम कर रही होती है, ठीक है, और जब कमी का लफ्ज आएगा या जाया का लफ्ज आएगा तो हमेशा मैथमेटिक्स में एक टूल यूज होता है माइनस का साइन। माइनस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि वो एनर्जी जाया हो रही है। एडिशन का तो लफ्ज तब आता है जब एनर्जी एड अप हो रही हो, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन क्यों यूज किया, माइनस का साइन क्यों नहीं यूज किया दोस्तों? सर ये वो एनर्जी तो जो स्प्रिंग वापस मतलब रिएक्शन में करता है। नहीं नहीं, एक बात तो तय है ना, एक बात तो तय है कि ये हमारे पास कौन सी वाली एनर्जी है, सोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक बात तो तय कर लें, ये हमारे पास कौन सी वाली साइड है, सोर्स वाली साइड है। यानी जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, जो जितनी भी हमारे पास एनर्जी मौजूद है, और ये वो एनर्जी है जो जहां पे ड्रेन हो रही है एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, जाया। इस साइड पे टिपिकली हम वो वाली लफ्ज लिखते हैं जो सर एनर्जी ये टू फ्रिक्शन इस वजह से। जी टू फ्रिक्शन, एक स्प्रिंग के साथ वाला फ्रिक्शन और ये दूसरा वाला फ्रिक्शन। अच्छा मैं जवाब बताऊंगा ना, आपको गुस्सा चढ़ेगा कि सर क्यों इतने फजूल सवाल पूछते हैं। बताऊं जवाब? जी वो सर। बच्चों, नजरों का धोखा, जादू, इसका जवाब है जादू, नजरों का धोखा। असल में हुआ क्या है, मैंने इसको किधर लिख दिया, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता तो यहाँ पे मेरे पास साइन कौन सा आना था, इसका नेगेटिव ही। असल में ये नेगेटिव ही है, ये एनर्जी जाया ही हो रही है। ये अगर इसको मैं इस साइड पे लिखता तो मैं इसको नेगेटिव साइन ही लिखता, लेकिन आपको बस तंग करने के लिए मैंने ये नेगेटिव साइड को उठा के इधर ले गया, तो उठा के इधर लेके जाने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये चीज वहां पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। गुस्सा चढ़ा आपको कि नहीं? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। बाकी चीजें दोस्तों बहुत क्लियर है। अब हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। क्या हमें नहीं पता कि मैस इसका 2 किलोग्राम है? क्या हमें नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है? क्या हमें ये नहीं पता कि इसका जो म्यू के है वो 0.2 है, हमें बताया हुआ है। इसी तरह से मैस आ गया, इसी तरह से ग्रेविटी आ गई, इसी तरह से ये वो डिस्टेंस आ गया 2 मीटर जो स्प्रिंग तक पहुंचने में इसे इस्तेमाल करना है। हाँ, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता था, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों एक उसूल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर जो होते हैं वो 2 होते हैं,
दो सोल्यूशन होते हैं इसके, 1 और 2। तो इसके जवाब भी जो है वो हमारे पास कितने आएंगे, दो आएंगे, एक x1 और एक x2। आप देखेंगे कि आपके पास जो जवाब है वो कितने आए हैं, एक जवाब आया 1.12 और एक जवाब आया 2.43। और अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें से आपको कौन सा वाला जवाब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब आप फिर सर परेशान हो। 1.12 2.43 क्यों नहीं दोस्त? सर क्योंकि वो सर, सर क्योंकि- फ्रिक्शन की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी ना जी, इनिशियल, जैसे फ्रिक्शन की पहले वैल्यू इसकी वजह से कम होनी चाहिए। तो देखें जब फ्रिक्शन नहीं थी तब हमारे पास जवाब आ रहा था 2.31। ये कैसे मुमकिन है कि फ्रिक्शन के साथ जो है वो 2.43 आ जाए? तो हम लिखेंगे x = 1.12 इज द पॉसिबल सोल्यूशन बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन बॉक्स मूव 2.31 सेंटीमीटर। तो ये कैसे मुमकिन है कि फ्रिक्शन के साथ ये वैल्यू जो है वो 2.31 से ज्यादा एक्सीड कर जाए? अब आप में से कितने लोग हैं दोस्तों जिनकी क्लास है इसके बाद? सर सबकी है, हमारे बैच की सारी। सबकी है। चले मैं फिर क्लास को फिनिश कर देता हूँ। आज हमने ये बस से 2 ही न्यूमेरिकल कर पाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम फिर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के 2-3 न्यूमेरिकल हम और करेंगे। तो मैं उसकी ना वो लिंक आपको ये शेयर कर दूंगा। ये लेक्चर नंबर 15 जो है इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 5-6 न्यूमेरिकल हैं जो सॉल्व हुए हैं। आप ऐसा करिएगा, इनको एक निगाह देख लीजिएगा अगली क्लास में आने से पहले, ताकि अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मुझसे आप पूछ लें, ठीक है? अब वो इस तरह से जब आप नए तरीके से समझते हैं तो आपको मुश्किल होती है, जब आप सीख के आए हुए होंगे तो फिर आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम यही वाले न्यूमेरिकल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला, तो अब आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना निस्बतन क्या हो जाएगा, इजी। तो हमने डिसाइड ये किया कि आपका जो मिड टर्म होगा वो अब नेक्स्ट मंथ के अंदर, ये अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई के अंदर फिर आपका जो है वो एग्जाम होगा। और मई की क्या डेट बन रही है, 4 मई। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा LMS के ऊपर भी, और आपको ईमेल भी कर दूंगा कि आपका जो मिड टर्म होगा वो लास्ट टाइम पे 4 मई। होगा सर,